आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। नदी तंत्र में पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो ये वीडियो है, इसमें मैं डेल्टा से संबंधित बात करूंगा, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में बात करूंगा, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप अगर इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले के वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और आप प्रत्येक जो भी चीजें जैसे मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे आप नोट्स भी अपना तैयार करते जाइए, और जिससे कि आपको 100% आपको इससे फायदा मिल सके। और एक चीज को और ध्यान दें कि आप लोग नोट्स जो तैयार कर रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें। अब देखिए, आप लोग आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो डेल्टा से संबंधित मैं बात करूंगा, डेल्टा पे बात करूंगा। देखिए, ये गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड में, हल्का सा झारखंड में प्रवेश करती है, बंगाल में आने के बाद 2 वर्गों में बढ़ जाती है। ये गंगा की वितरिका है, इसको हुगली कहते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर ही कलकत्ता शहर स्थित है, आपको बताया जा चुका है इसके बारे में। उसके बाद ये जो मुख्य धारा है इसको भागीरथी कहते हैं, इस मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। अब यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये समानांतर जो हिमालय पर्वत है ये उसके समानांतर पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यहां नमचा बरवा चोटी है, नमचा बरवा के पास आकर ये यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद यहां पर बृहद हिमालय को काटकर दिहांग घाट का निर्माण करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद सदिया से लेकर धुबरी तक ये पूरब से पश्चिम की ओर समतल मैदान में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए, बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, ये और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा से मिलती है ये जमुना, और फिर ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, फिर मेघना नदी से मिलकर मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए, जब कोई नदी, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब कोई नदी प्रवाहित हो रही है और मान लेते हैं कि ये समतल मैदान में अगर प्रवाहित हो रही है, अगर समतल मैदान में, मान लेते हैं कि ये समतल मैदान में अगर नदी प्रवाहित हो रही है, तो समतल मैदान में जब प्रवाहित होगी तो ध्यान रखिएगा होगा क्या, कि ये सीधे प्रवाहित न होकर ये टेढ़ी में सर्पिलाकार में, मतलब एक सांप के आकार का ये प्रवाहित होगी। ठीक है। अब देखिए, ये जब सांप के आकार में, जैसे सांप चलता है वैसे ही ये सर्पिलाकार में अगर ये प्रवाहित होगी समतल मैदान में, होता क्या है कि जब इसकी ढाल कम हो, मंद हो, जैसे ही ये समुद्र में अपना जल गिराएगी तो समुद्र की लहरें और ये नदी का जल दोनों के बीच संघर्ष होगा, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार नदी के जल पर प्रेशर देंगी, उसको पीछे की ओर धकेलेंगी, क्योंकि नदी बहुत तीव्र गति से प्रवाहित नहीं हो रही है, समतल मैदान में प्रवाहित हो रही है। जब नदी समतल मैदान में प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो जल की जो धारा है उसकी गति अत्यंत ही मंद है, तीव्र नहीं है, वो मंद है। और मंद होने के चलते जो समुद्र का जल है वो ज्यादा प्रेशर लगा पाता है, किस पर, नदी के जल पर। नदी के जल पर अब प्रेशर लगाएगा तो नदी जब प्रवाहित हो रही है तो जल के साथ कई सारे मलबे और साथ लेकर जा रही है, ये लेकर जा रही है। और जैसे मान लेते हैं इधर समुद्र का जल है, समुद्र का जल, तो समुद्र का जल लगातार
समुद्र की जल का जो धाराएं हैं, जो इसके जो जल तरंगे हैं, वो इस नदी के जल पर प्रेशर देंगी, धक्का देंगी, जिससे नदी का जल तो मान लेते हैं रुकेगा ही, साथ साथ इसके साथ जो मलबे होंगे वो क्या होंगे कि नदी अपने मुहाने पर उसको जमा करने लगेगी। नदी अपने मुहाने पर मलबे को जमा करने लगी, जिससे अपना ही मुख नदी ने बंद कर लिया, और बंद करने के बाद ये कई सारी धाराओं में बट गई। नदी कई सारी धाराओं में बट गई, सैकड़ों धाराओं में ये बट गई, और बटने के बाद ये अपना जल कहां गिराई? समुद्र में गिराई। अब ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। यहां पर यह स्थिति बनी हुई है कि हुगली नदी के मुहाने से लेकर मेघना नदी के मुहाने तक ये सैकड़ों धाराओं में ये बटी हुई है। सैकड़ों धाराओं में बट करके ये नदियां अपना जल कहां गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है, जिसके चलते यहां पर डेल्टा का विकास हुआ है। यहां पर डेल्टा का विकास हुआ है, और इसी डेल्टा को हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसी डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। अब देखिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टाई क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसमें कई सारे वृक्ष हैं, जैसे मैंग्रोवा, सुंदरी, कैजुरिना, ये जितने ये वृक्ष हैं, ये कहां पाए जाते हैं? ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष यहां बहुत अधिक है, इसी कारण इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले क्षेत्रों में ये सभी मैंग्रोवा, सुंदरी, कैजुरिना, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन यहां सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसी कारण इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अर्थात सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए आगे, यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें मैंग्रोवा वृक्ष भी है, इसीलिए इसको मैंग्रोवन भी कहते हैं। मैंग्रोवन अर्थात यहां पर मैंग्रोवा वृक्ष पाया जाता है, इसी कारण इसको मैंग्रोवन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर हम लोग इस चीज को देखें तो एक बात आपको बता दें कि जो मैंग्रोवा वृक्ष की प्रधानता है, जिसके चलते इसको हम मैंग्रोवन कहते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले हिस्से में ही नहीं पाए जाते। इनका क्षेत्र देखिएगा तो कृष्णा और गोदावरी नदी है, ये जो डेल्टा बनाती है इस क्षेत्र में, महानदी का जो डेल्टा है इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। वहीं गुजरात तट पर भी ये कच्छ की जो खाड़ी, जो कच्छ का दलदल है, इस हिस्से में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, वहीं साथ ही साथ ये जो हिस्सा है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इस क्षेत्र में भी मैंग्रोवन पाए जाते हैं। मैंग्रोवन के बारे में एक बात और बता दें कि इन वनस्पतियों को गरान वनस्पतियां भी कहते हैं। ये यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन ये पूछा है मैंग्रोवन से और गरान वनस्पतियों से। तो गरान वनस्पतियां इन्हीं वनस्पतियों, इन डेल्टाई क्षेत्रों में, इन जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो तटीय इलाकों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी को गरान वनस्पतियां भी कहते हैं। गरान वनस्पति ध्यान रखिएगा, मैंग्रोवन कहिए, गरान वन कहिए, ये सभी या क्षारीय या लवणीय वन इसको कहते हैं, ज्वारीय वन भी इसे कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। गरान वनस्पतियां, मैंग्रोवन, क्षारीय वन या डेल्टाई वन, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देता है तो इसका संबंध सीधा सा है कि सुंदरबन वाले क्षेत्र, गोदावरी और
कृष्णा के बीच के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, उधर कच्छ के खाड़ी वाला क्षेत्र है, और इधर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वन पाए जाते हैं उससे इसका संबंध है। एक बात आपको बता दें कि ये लाभदायक है, ये वन हमारे लिए लाभकारी है। कैसे? देखिए, ये जो तटीय हिस्सों में जो ये वन पाए जाते हैं, इससे फायदा ये है कि जब इन बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, खास करके बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब चक्रवात जो यहां से उत्पन्न होते हैं, जो तूफान आते हैं, ये तूफान तट से टकराएंगे, और तट से जब टकराएंगे तो स्थिति क्या उत्पन्न होगी कि तटों पर जो गरान वनस्पतियां हैं, जो मैंग्रोव वन है, उससे पहले टकराएंगे, जिससे उसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर कम पड़ेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, ये जलीय जीवों के लिए बीड़ा का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये नर्सरी का काम करता है। अगर इसको देखिएगा तो ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो क्षेत्र है डेल्टाई क्षेत्र, ये क्षेत्र तटीय हिस्सों में जो पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। ये चीज, इसके साथ साथ यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है। ये जैव विविधता का भंडार वाला क्षेत्र है। इसी कारण इन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार इस पे कार्य कर रही है। आपको एक बात और बता दें कि पूरे भारत में अगर मैंग्रोव वन देखें तो पूरे विश्व का 7% मैंग्रोव वन भारत में मौजूद है। पूरे विश्व का 7% मैंग्रोव वन मौजूद है इंडिया में, जिसमें सबसे अधिक मैंग्रोव वन सुंदरबन के डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सुंदरबन का अधिकांशतः हिस्सा कहां है? बांग्लादेश वाले हिस्से में है। बांग्लादेश वाले हिस्से में है, इसलिए भारतीय हिस्से में इसका क्षेत्र अत्यंत ही कम है। दूसरा नंबर, पहले स्थान पर आएगा आपको पश्चिम बंगाल का हिस्सा। पश्चिम बंगाल का हिस्सा यहां पर पश्चिम बंगाल में आपको 43%, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है सुंदरबन का क्षेत्र, यहां सुंदरबन में 43, पूरे भारत का 43% मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात तट आता है, और गुजरात तट पर लगभग भारत के कुल मैंग्रोव वनस्पतियों का 21% मैंग्रोव वनस्पतियां गुजरात तट पर पाई जाती हैं। तीसरे स्थान पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, यहां पर कुल भारत के कुल मैंग्रोव वनस्पतियों का 14% मैंग्रोव वनस्पतियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। उसके बाद आंध्र प्रदेश तट पर लगभग 8%, और उसके बाद आंध्र प्रदेश तट में कौन सा? गोदावरी से कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा आपस में मिल गया है। गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वो आपस में मिल गया है, और इस डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है आंध्र प्रदेश तट पर। पांचवें स्थान पर आपको आएगा उड़ीसा का जो महानदी डेल्टा है, उड़ीसा, जहां लगभग 4% मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत के कुल मैंग्रोव वनस्पतियां का 4% उड़ीसा तट पर पाई जाती हैं। इसको नोट करते जाइए। अब देखिए, एक बात आपको बता दें, जैसे कि मैं ये बताया कि ये क्या क्या चीज हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। फायदेमंद आपको पहले क्या बताए कि तटीय इलाकों में तूफान जो होंगे, चक्रवात जो होंगे, कम नुकसान पहुंचाते हैं इसके चलते। दूसरा नंबर, समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करता है ये। तीसरा नंबर, यहां जैव विविधता बहुत अधिक है, जैव विविधता का भंडार है ये क्षेत्र। चौथा नंबर, यहां पर कई सारे औषधियां, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिससे कई सारी औषधियां निर्मित की जाती हैं। साथ ही साथ मोम बनाने के लिए यहां से मोम, चारकोल, ये सब बनाने के लिए यहां से वनस्पतियों से ये सब निकाले जाते हैं। साथ ही साथ घरेलू ईंधन के रूप में तो काम आते ही हैं।
तो ये सारी चीजों को लेकर अगर देखें तो यह क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्षेत्र को पर्यावरणीय मित्र भी कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियों के क्षेत्र को, इस डेल्टाई वन को हमें पर्यावरण मित्र भी कहते हैं, पर्यावरण मित्र भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर्यावरण मित्र कहा जाता है किनको? इन गरान वनस्पतियों को, इन मैंग्रोव वनस्पतियों को जो डेल्टाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? ये जैव विविधता का भंडार है, यहां बहुत अधिक, यहां जैव विविधताएं बहुत अधिक है। अब देखिए ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे सवाल पूछते रहते हैं। इसके क्रम को पूछ देता है कि किस राज्य में कितना प्रतिशत पाया जाता है, क्रम पूछ देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये बताया कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये हमारे लिए लाभकारी है कैसे, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम आपसे कुछ प्रश्न हम पूछेंगे जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसमें ध्यान से सुनते जाएंगे। पहला प्रश्न है मालाबार तट। मैं ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? पहला क्वेश्चन है मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है। दूसरा क्वेश्चन किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा दी जाती है? भारत के किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा दी जाती है? अटलांटिक तट की संज्ञा दी जाती है। किसे अटलांटिक तट कहा जाता है? भारत का। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप पाया जाता है? नर्मदा, दोस्तों आपको बताया गया है नर्मदा नदी जो यहां पर है आपको विंध्य पर्वत श्रेणी, और यहां पर ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, यहां सतपुड़ा है, और सतपुड़ा और विंध्य के बीच से नर्मदा प्रवाहित होती है, और यहां पर प्रवाहित होती है तापी। दोनों खंबात की खाड़ी में यहां गिर जाती है। तो यहां जो दोनों जो मुहाना बनाती है नर्मदा और तापी, इसके मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी यहां पर आपको जब हिमालयी क्षेत्र में पढ़ा रहा था तो मैं कुल्लू मनाली के बारे में बात किया था। तो जो कुल्लू घाटी है किस फल के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किस फल के लिए प्रसिद्ध है? पांचवा और आज का लास्ट प्रश्न है कनारी तट का विस्तार कहां से कहां तक है? कनारी तट का विस्तार कहां से कहां तक है? ये आपके 5 प्रश्न हैं। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।